हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेस डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 24 एंड 25 मई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला न्यूज़ है ILP issue genuine will hold talks with the stakeholders, चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा गंधू सर है, उन्होंने सैटरडे में एक्नॉलेज किया है कि इनर लाइन परमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है अरुणाचल का, जिसको आपका अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब बचाओ आंदोलन कमेटी लोग स्टार्ट कर रहा है। इट्स अ जेन्युइन इश्यू और वो ये इश्यू को लेके आगे जो स्टेक होल्डर्स है उसके साथ में डिस्कशन करेगा और किस तरह से अरुणाचल का जो सिस्टम है उसको और भी अपग्रेडेड कर सकेगा। ठीक है। तो अरुणाचल ये जो शेड्यूल ट्राइब बचाओ आंदोलन का जो कमिटी है वो लोग एग्जिस्टिंग ILP को लेके उसके बारे में उसका जेन्युइनिटी को लेके क्वेश्चन किया है। एंड इसका जितना भी लूप होल है, सिस्टमेटिक फ्लॉज है, उसके बारे में कहा गया है। एंड साथ ही साथ एक डिजिटल लिंक ILP सिस्टम एंड सेंसिटिव जो तिब्बतियन रिफ्यूजी इश्यूज है उसको भी वो लोग उठा के डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो एग्जाम के लिए ज़्यादातर ILP से अगर क्वेश्चन आने से वो ज़्यादातर इसका जो डेट का इम्प्लीमेंटेशन है उसको पूछा जाता है। और ILP का मतलब क्या होता है? इनर लाइन परमिट, एक ऐसा परमिट जिसमें आपको रेस्पेक्टिव स्टेट में जाने के लिए इंडियन सिटीजन होने से भी आपको एक सर्टिफिकेट जरूरी है, स्पेशली जब आप प्रोटेक्टेड एरियाज में एंटर करता है। ओके। तो ILP जो है ये एक ब्रिटिश का समय में इम्प्लीमेंट किया वाला अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 के अंदर में इसको डाला गया है। इसको ब्रिटिश जो बेसिकली ट्रेडिंग इन द फ्रंटियर एरियाज को वो लोग प्रोटेक्शन देने के लिए, स्पेशली टी टिम्बर एंड ऑयल का रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन आज ये एक ऐसा लाइन है जो हमारा सोशियो कल्चर आइडेंटिटी, हमारा हमारा लैंड राइट्स एंड एज वेल एज हमारा जो डेमोग्राफिक बैलेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है। तो इंडिया में करेंटली 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये लोग ऑपरेशनल है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर में इसको 2009 में इसका 2019 में इसका और एक्सटेंशन कर दिया है। ठीक है। तो ILP के बारे में, ये ILP जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है। अगर कोई फॉरेनर्स ये प्रोटेक्टेड एरिया में आना चाहता है तो वो लोग प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के अंदर में फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से वो लोग करता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस को आपको मालूम करना है एग्जाम के लिए होगा। तो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो क्या हो सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किस किस पे लागू है। ओके। सो उसको हमेशा याद रखो, ILP इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉरेनर्स लोग ILP नहीं बल्कि दे टेक अनदर मतलब अनदर लीगल पेपर नोन एज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये डिफरेंस को आपको पता करना है। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के अंदर में ये बेसिकली आर्टिकल 19(1)(d) में ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया सिटीजन है वो फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन आर्टिकल 19(5) में ऐसा कहा जाता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड कास्ट, ये इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस को आपको मालूम होना है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट, जितना भी एरियाज ILP के अंदर में आता है वो लोग सीधा आपका प्रोटेक्शन के अंदर आता है और वो लोग बेसिकली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोविजंस है उसके अंदर में वो लोग नहीं आ जाता है ILP का प्रोटेक्शन में। ठीक है। तो करेंटली इशू ये है कि लैक ऑफ एग्जिट, मतलब एंट्री रिकॉर्ड तो होता है लेकिन कब एग्जिट होता है उसका डाटा नहीं है। एंड इसलिए टाइम एंड अगेन पीपल जो एक्सपायर होने के बाद भी प्रोलॉन्गली वो लोग अरुणाचल प्रदेश में रह जाता है, तो वो उसका कंसर्न है। सो इसलिए एज ऑफ नाउ डिजिटलाइजेशन करने का वो लोग मांग रखा है। ठीक है। उसके बाद गल्फ वार्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट। नाउ करेंटली ये जो वार चल रहा है तो इसमें स्पेशली आपका सब सहारियन अफ्रीकन नेशंस, वो लोग से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो स्पेल ओवर है उसके बारे में, स्पेशली गल्फ रीजन के बारे में, उसमें इसके बारे में ये आर्टिकल कहा गया है। ओके। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर, मैक्सिमम हर एक चीज़ हम ऑयल से यूज़ करता है। और अगर जब ऑयल का कंसर्न राइस होता है, ऑयल का प्राइस, ऑयल का जो कंटेंट राइस होता है, तो डेफिनेटली जितना भी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी होता है ये उसको हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए इकोनॉमिक शॉक वेव्स के अंदर में
आपका राइजिंग ऑयल्स एज वेल एज जो फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिलाइजर्स प्राइस लोग जो स्पाइक्स हो रहा है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, तो इसमें सीवियर फूड शॉर्टेज एज वेल एज ऑयल शॉर्टेज राइस हो रहा है। एंड क्रॉप का जो यील्डिंग है वो बहुत रिड्यूस हो गया है बाय 30%, जो वर्ल्ड वाइड फूड इनसिक्योरिटी को मतलब शो कर रहा है। तो इसमें विनर्स एंड लूजर्स हम लोग को देखने को मिलता है। ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द जो एलाइट नेशंस है वो लोग बेनिफिट्स में है, लेकिन फ्यू ऑफ द नेशन जैसे नाइजीरिया, एंगोला, गाबोन, रिपब्लिक्स ऑफ कैंगो एंड इक्वेटोरियल गुइनियास, दे आर ऑन द लूजर एंड। यहाँ पे एक हाई प्राइस इंडेक्स देखने को मिल रहा है जो वहाँ का कॉमन एंड इकोनॉमी को हैम्पर करेगा। ठीक है, सो जियो पोलिटिकल न्यूट्रलिटी के अंदर में मैक्सिमम ऑफ द सब सहारियन नेशंस एज वेल एज जो अफ्रीकन यूनियंस है वो लोग एक प्रैग्मेटिक नॉन अलाइनमेंट्स यानी कि एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ले रहा है फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स। ठीक है, साथ ही साथ एविएशन एंड मैरीटाइम शिफ्ट हुआ है। जैसे आपका जो गल्फ ऑफ जो गल्फ जो क्लोज हो गया है ना, तो उसके वजह से आपका बॉब एल मैंडेब स्ट्रीट वो टेम्पोररी इसमें ट्रैफिक एंड रेवेन्यू बूस्ट हो रहा है, जिसके लिए साउदर्न अफ्रीकन पोर्ट्स लोग बेनिफिट्स में रहता है। डन। सो इसके अलावा लेबर एंड रिमिटेंस में एफबीसी डिस्पाइट द फियर ऑफ द इनिशियल वॉर, स्टिल अफ्रीकन माइग्रेंट्स जो होता है ये गल्फ में लार्जली सिक्योर फॉर्म में ये लोग अभी भी वर्क कर रहा है। एंड रिमिटेंस ऐसे इकोनॉमिक बैकअप की तरह यहाँ नेशंस को ये हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आ जाता है। तो इसमें न्यू नॉन अलाइनमेंट का पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन वो लोग डिप्लोमेसी मिरर ऑब्टेन कर रहा है, जैसे वो लोग नॉन अलाइन के फॉर्म में है ना, किसी का पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट नहीं, लेकिन अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए साइमल्टेनियसली सब नेशंस के साथ नॉन अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड किस तरह से ऑयल एक्सपोर्टिंग अफ्रीकन नेशंस उसका जो इकोनॉमिक है उसको एसिमेट्रिक फॉर्मेट में किस तरह से ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, ये उसके बारे में भी है। ठीक है, सो चेक पॉइंट डायनेमिक्स के अंदर में जैसे बॉब एल मैंडेब स्ट्रेट वो अभी, एंड साथ ही साथ आपका केप ऑफ गुड होप एक न्यू रोड बन गया है, न्यू रोड ऑफ ट्रैवल फिर से बन गया है। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, fish farming in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is very well known for its blue economy. इसमें बहुत ही हाई पोटेंशियल ब्लू इकोनॉमिक है जो स्टिल अनएक्सप्लोर एंड अंडर यूटिलाइज का फॉर्मेट में है। ओके, तो इसमें हेक्टर्स ऑफ पॉन्ड्स, लेक, पेडी प्लॉट्स, इसको हम एक इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम स्टार्ट कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ओनली 10,000 हेक्टर्स आर करेंटली यूटिलाइज फॉर फिशरीज। ओके, तो पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन इसका यूसेस कम है, तो इट्स नेसेसरी कि हम ये यूसेस को और भी एनहेंस कर सकें। सो स्टेट का क्लाइमेटिक कंडीशन में एक कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर एक्वाकल्चर हम लोग बना सकता है ना, जिसमें स्पीसीज लाइक रेनबो ट्राउट, गोल्डन मेशर एंड स्नो ट्राउट्स लोग को हम लोग मतलब वार्म वाटर स्पीसीज के अंदर में हम लोग ग्रो कर सकता है। तो एग्जाम में जो ज़रूरी होता है वो ये, ओके, आपको ये स्कीम जो है स्पेशली मेंस का एग्जाम हो इवन प्रीलिम्स हो आपको याद करना है। तो सेंट्रली स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम एक्टिवली कर सकता है, और इसी के अंदर में आपका जीरो वैली जैसा रीजन जो है वो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स मतलब इसको खोला है, जहाँ में प्रोसेसिंग हैचरीज एंड कोल्ड स्टेन सिस्टम्स लोग इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो इसीलिए गवर्नमेंट 2026 में वो भी जून महीना में गुवाहाटी में एक्वानेक्स नोटिस बोल के ये इवेंट को रख रहा है, ताकि वो बायर एंड सेलर के बीच में एंड ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज अबाउट द लोकल फिश फार्मर्स के बारे में वो इम्प्लीमेंट कर सके। डन। सो एक्वाकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है आपका एपीसीएस लुक में, एंड ब्लू ब्लू इकोनॉमी के अंदर में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में ट्रेडिशनल राइस फिश कल्टीवेशन जो होता है, एंड साथ ही साथ आपका जो नया स्कीम गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सब आपको यूज करना है इन योर राइटिंग फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट, सी राइट स्मार्ट डीडी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेस। सो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर में अरुणाचल प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन सगाली ब्लॉक का एक प्रोग्राम टारगेट यानी कि ऑडियंस टारगेट प्रोग्राम रखा गया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ग्रासरूट फंक्शनरीज में ये लाइवलीहुड को एनहेंस करने के लिए सिखाया जा रहा है। तो इसमें सी राइट इनिशिएटिव्स, ओके,
तो शी राइट्स बोलने से आप समझ जाएगा ये वुमेन इनिशिएटिव होगा। 30 डे फ्री ऑफ कॉस्ट टू व्हीलर का ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है 2 बैचेस में, जिसमें 15 एनरोल सेल्फ हेल्प वुमेन एंड 5 सक्सेसफुली वो लोग ड्राइविंग टेस्ट के अंदर में वो लोग को सेल्फ फ्रीडम होने के इंडिपेंडेंट होने के लिए सिखाया जा रहा है सी राइट्स इनिशिएटिव के अंदर में। एंड स्मार्ट डीडी इनिशिएटिव के अंदर में 7 डे फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सिखाया जा रहा है, जिसमें वो वर्क एप्लीकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग ये सब को सेलेक्ट करके सिखा रहा है। ओके, सो ये एक ब्लॉक मिशन मैनेजर तरीन उसके इनिशिएटिव के अंदर में वुमेन लेड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में आता है, जहाँ पे वुमेन का कॉन्फिडेंस, स्किल, उसका जो सेल्फ रिलायंस है उसको हम इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड डिजिटल इंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका सिविल सर्विस में। एंड एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर में किया जा रहा है। ठीक है, और इसको करने वाला अरुणाचल प्रदेश का रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में ये काम को किया जा रहा है। तो आप ये जो स्कीम्स है उसको आप याद करना पड़ेगा एग्जाम में पुट पुट करने के लिए। सी राइट्स है ना, उसके बाद ये सब पॉलिसीज को मेंस पर्सपेक्टिव में याद करना है। सी राइट, स्मार्ट डीडी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन, सॉरी फॉर्मेशन को डन। स्ट्रेटेजिक वार्निंग फॉर इंडिया। सो स्ट्रेटेजिक वार्निंग फॉर इंडिया ये है कि सडनली रिसेंटली आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यानी कि यूएई, वो आपका ओपेक प्लस वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो लीव कर दिया है। एंड इसके वजह से इकोनॉमिक और स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया के लिए चेंज होने वाला है। सो अभी ओपेक्स का जो मार्केट में सडनली 50% to 30% उसका जो ऑयल प्रोडक्शन में रिड्यूस हुआ है, और बेसिकली उसका सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर यूएस का ऑयल राइस में डिमांड, मतलब यूएस का जो ऑयल है उसमें इंक्रीज हो गया है। तो इससे इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक है, जैसे इंडिया ऑलमोस्ट 75 to 80% ये जो ओपेक नेशंस पे ऑयल में डिपेंड करता है, तो इसमें इंडिया का पॉलिसीज चेंज होने का समय आ रहा है। ठीक है, तो यूएई आफ्टर नियरली 60 इयर्स वो डिपार्चर कर लिया है, जिसमें एंगलो 2024 में, यूकाडा 2020 में एंड कतर 2019 में साइन ऑफ यहाँ से निकल गया है। तो ओपेक से रिलेटेड जो हमको पढ़ना है, याद रखो ये बागदाद बागदाद कौन मतलब कमिटी यानी कि बागदाद जो मीटिंग था उसमें 1960 में इसको फॉर्म किया गया था। एंड यूएई का सदर्न निकलना वो बेसिकली आपका सऊदी के साथ में जो कोटास को लेके, कोटास प्रिवेंशन का जो रूल को लेके उसके बारे में इश्यू की वजह से दोनों निकल गया है। ठीक है, तो सऊदी एज ऑफ नाउ तो है, लेकिन यूनाइटेड यूएई जो है वो निकल गया है। डन। तो एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि कौन निकला है, सबसे रिसेंट आपका यूएई निकला है। ओके, एंड बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब मेंस पर्सपेक्टिव में आप इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो इससे आपका जो डी डॉलराइजेशन का क्या चेंजेस होने वाला है, जैसे कि डॉलर डोमिनेटेड ऑयल सेल्स का जो एग्रीमेंट यूएस और सऊदी के बीच में किया था वो भी अभी खत्म हो गया है वो ट्रेड, और उससे आपका डॉलर का जो वैल्यू है उसमें किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, सो इसमें इंडिया एक चौक पॉइंट में रहता है, क्योंकि इंडिया दोनों ही नेशंस के साथ एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टाइज में है। सो इस नेसेसरी कि इंडिया का अपना स्ट्रेटेजी को बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक नेसेसिटी वो चेंज करे, अदरवाइज ऑयल के वजह से उसका बोटलनेक मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, डन। सो ओपेक्स से रिलेटेड 1960 में बागदाद कॉन्फ्रेंस में इसको फॉर्म किया है। फाउंडिंग मेंबर्स इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला था। ठीक है, और इसका जो डी फैक्टो मेंबर है, ये एग्जाम के लिए जरूरी है, डी फैक्टो मेंबर है रशिया। ओके, जो इसका मेंबर नहीं है फिर भी इसका पॉलिसीज रशिया के साथ ज्यादा होता है। तो एज ऑफ नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है वो वीनिया ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो उसके बाद 1965 में इसका हेडक्वार्टर को जेनेविया में शिफ्ट किया है। डन, इतना आपको याद करना है। नेक्स्ट, इनर लाइन परमिट से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनर लाइन परमिट सिस्टम इन इंडिया। इट इज ए कॉलोनियल इरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट, ये तो सही है। उसके बाद एट प्रेजेंट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट दैट शेयर ए इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री विद म्यांमार, नहीं, दैट नॉट नेसेसरी। उसके बाद प्रोविजन ऑफ द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट डू नॉट अप्लाई टू एरियाज कवर्ड अंडर आईएलपी, यस ये सही है। तो अगर आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देखा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट से इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक्सप्लेनेशन क्या है, 1 and 3 ओनली, दिस वन। ओके,
Bab al Mandeb Strait, frequently mentioned in the maritime supply chain disruption, directly connects which of the following water body? ये important question हो सकता है. ये आपका रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदान, ठीक है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदान जो है उसको वो कनेक्ट करता है, ठीक है, ये वाला. Done? उसके बाद प्रधानमंत्री मतलब फिशरी से रिलेटेड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज अ सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम एम्ड एंटायरली एट मेराइन. नहीं, ये गलत है, मेराइन के लिए नहीं है ये, ठीक है, ये आपका मेराइन नहीं है, जो इनलैंड वाटर अंदर में है और स्पेशली जो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर आपका स्टेट्स के अंदर में उसके लिए है, मेराइन के लिए नहीं है ये. उसके बाद ये नहीं है कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर स्पीसीज, ये अच्छा कोल्ड वाटर बोलते हैं लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन इतना ज़्यादा है ना, तो ये भी गलत होगा. पेडिकम एग्रो, यस ये तो जीरो में है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है, ओनली ट्री होगा, यहाँ मेंशन करके रख दिया है. उसके बाद दूसरा, She Rides and Smart DD Capacity Building Program launched in Arunachal Pradesh operate under the aegis of which larger Pan India flagship scheme. तो ये तो सीधा ही है ना, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में है, होगा. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज डी फैक्टो लीडर ऑफ द नॉन ओपेक फैक्शन विद इन द एक्सपेंडेड ओपेक प्लस अलायंस. ये रशिया है, इसको हम पहले भी बताया है ना. तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, ये वाला क्वेश्चंस रशिया नॉन ओपेक फैक्शंस का. उसके बाद मेंस में इनर लाइन परमिट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आ सकता है, किस तरह से उसको एग्जिट ट्रैकिंग एंड डिजिटलाइजेशन करने से इसका एफिशिएंसी को लेके आपका सेफ गार्डिंग ऑफ द फ्रंटियर स्टेट्स क्वेश्चन में पूछ सकता है. उसके बाद फॉरेन पॉलिसीज में किस तरह से सब सहारियन अफ्रीकन नेशंस लुक कर रहा है बिकॉज ऑफ द गल्फ नेशन का कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, है ना, ये पूछा जा सकता है. तो आप बता सकते हैं वो लोग न्यू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज कर रहा है, जो अभी हम लोग डिस्कस किया है, ओके. उसके बाद दूसरा हो सकता है आपका एग्रो क्लाइमेटिक में जो वाटर ब्लू इकोनॉमी को लेके वो क्वेश्चन पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश को लेके. डन. सो थॉट ऑफ द डे है कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड द शेडो विल फॉल बिहाइंड यू, वाल्ट व्हाइटमैन. सो विद दिस कंसेप्ट, है ना माय डियर स्टूडेंट, आज का न्यूज़ इतना ही है. कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़, ओके. थैंक यू वेरी मच.